चैप्टर 1 फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवीजन। तो तो सबसे पहले जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या रहता है। तो इसमें सबसे पहले इंडिया में इंडियस अप्लाई होते हैं जो ICAI इशू करता है, बट इंटरनेशनली IFRS चलती है। तो IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है, बट हमारे जो इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंटरनेशनली लेवल को मैच करने चाहिए। इसलिए इंडिया को दो ऑप्शन थे, एक तो IFRS को अडॉप्ट करना या फिर उसमें चेंजेस करना। तो इंडिया ने 3 टाइप के चेंजेस किए। उसमें आता है कार आउट, कारविन एंड नॉट रिजल्टिंग इन कार आउट। कार आउट में क्या रहता है, चेंज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया, बट IFRS में कुछ और स्टेटमेंट था, चेंजेस ट्रीटमेंट था, और इंडियस में उसको चेंज कर दिया। इसको कार आउट बोलते हैं। कारविन में क्या रहता है कि कुछ एडिशनल गाइडेंस दे दी इंडियस में। फॉर एग्जांपल इंडिया IFRS में कुछ एक ट्रीटमेंट थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया था, बट इंडियस में उसके ऊपर कुछ एडिशनल गाइडेंस नोट दे दी। उसको हम कारविन बोलते हैं। नॉट रिजल्टिंग इन कार आउट मतलब जो एक 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 ऐसी ट्रीटमेंट जो इन IFRS में थी उसको टोटली रिमूव कर दिया, वाइप आउट कर दिया, और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट जिसकी पूरी टर्मिनोलॉजी ही चेंज कर दी, उसको नॉट रिजल्टिंग इन कार आउट बोलते हैं। तो सबसे पहले इंडियस किसको अप्लाई होते हैं, अगर फॉर कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, 1/4/2015 से वॉलंटरी बेसिस पे इंडिया से अप्लाई हो रहे थे, बट उसके बाद मैंडेटरी बेसिस में कर दिया गया। उसमें फेज़ 1 था। फेज़ 1 में जो भी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी थी, जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ऊपर है, इंक्लूडिंग उसकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनी, उसको इंडिया से मैंडेटरी अप्लाई किया गया। बट उसके बाद 1 साल के बाद 2017 में फेज़ 2 चालू हुआ। फेज़ 2 में जो जितने भी लिस्टेड एंटिटी थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके नेटवर्थ, उनको भी इंडिया से मैंडेटरी अप्लाई हुआ। बट जो भी अनलिस्टेड कंपनी थी जिनकी नेटवर्थ 500 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको भी इंडिया से अप्लाई हो गया। बट जो भी लिस्टेड कंपनी MSME में है उसको इंडिया से अप्लाई नहीं होता। बट इसमें एक कंडीशन डाली कि अगर किसी कंपनी ने एक बार इंडिया से अप्लाई कर दिया तो वो अप्लाई रहेगा कंटिन्यू फॉर एवर, उसको वाइप आउट नहीं किया जाएगा। अगर इन केस ऑफ NBFC देखा जाए तो NBFC में 2 फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ 2018 में चालू हुआ। तो फर्स्ट फेज़ में बोला गया कि लिस्टेड और अनलिस्टेड जितनी भी NBFC से उनकी नेटवर्क 500 करोड़ या उससे ऊपर होंगी तो उनको मैंडेटरी होगा इंडिया से अप्लाई करना। बट उसके बाद सेकंड फेज़ 2019 में उन्होंने कहा कि लिस्टेड NBFC को मैंडेटरी है, बट अनलिस्टेड जितने भी अनलिस्टेड NBFC है जिनकी नेटवर्क 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनको मैंडेटरी किया गया। बट जैसे कंपनी में देखा था हमने कि इंडियस वॉलंटरी बेसिस पे कंपनी एडॉप्ट कर सकती है, बट NBFC के केस में कोई भी NBFC वॉलंटरी बेसिस पे इंडिया से अप्लाई नहीं कर सकती। इन केस ऑफ बैंक को इंडिया से अप्लाई है कि नहीं, उसके लिए जितने भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया इज डिफर किया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। और इंश्योरेंस कंपनी में के केस में भी डिफर किया गया है इंडिया से एप्लीकेशन अंटिल फर्दर नोटिस। तो नेटवर्क कैसे निकलता है, नेटवर्क जितने भी कैपिटल है उसमें जितने उसमें ऐड करने का, रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करने का, उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस लेस करके डिफर्ड एक्सपेंडिचर भी लेस करके, मिसलेनियस एक्सपेंसेस लेस करके जो भी आया वो नेटवर्क रहता है। बट नेटवर्क में जितने भी रिजर्व आए हैं वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसिड से नहीं होने चाहिए, तो वो नेटवर्क में काउंट नहीं होते। और रही बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से बनना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 डिवीजन है। डिवीजन
डिवीजन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करता है, डिवीजन 2 इंड एस को अप्लाई करता है, और डिवीजन 3 जितने भी एनबीएफसी कंपनी है उनको इंड एस उनको अप्लाई करता है। और डिवीजन 2 में इंड एस में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो इंड एस 7 के हिसाब से है, और नोट्स ये बनाना पड़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जो फ्रेम करता है इन यूज़र की इंक्वायरी को, उसको हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। उसके बाद फ्रेमवर्क एंड इंड एस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात, फ्रेमवर्क इज़ नॉट इंड एस, एंड ये फ्रेमवर्क कभी भी इंड एस को ओवरराइड नहीं करता। फर्स्ट प्रेफरेंस कभी भी इंड एस की रहती है। दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ फ्रेमवर्क एंड इंड एस में, तो इंड एस विल प्रिवेल, मतलब इंड एस को हम प्रेफरेंस देंगे रहता दैन फ्रेमवर्क। तो उसके बाद फ्रेमवर्क का पर्पस कौन कौन सा है? फ्रेमवर्क का पर्पस कौन कौन सा है? सबसे पहला पर्पस है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंडियाज डेवलपमेंट कर, फ्यूचर के इंडियाज डेवलप करने में हेल्प करता है। उसके बाद प्रोमोटिंग हार्मोनाइजेशन इन रेगुलेशन इन एएस, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रेगुलेशन है उनमें हार्मोनाइजेशन लाता है, मतलब इक्वलिटी लाता है। उसके बाद उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में भी उसका हेल्प करता है। उसके बाद ऑडिटर को ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड यूज़र्स को भी हेल्प करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करने में भी वो हेल्प करता है। ये थे पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क। बट फ्रेमवर्क में क्या नहीं आता? फ्रेमवर्क में आउटसाइड जितनी भी आउटसाइड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आती। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो नहीं आता, एंड जो बोर्ड रिपोर्ट, चेयरमैन की स्पीच, मैनेजमेंट का डिस्कशन है, वो सब भी फाइनेंशियल अपना फ्रेमवर्क में नहीं आता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र कौन कौन से है? इन्वेस्टर है, एम्प्लॉय है, लेंडर है, क्रेडिटर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक। इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, लेंडर, क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सब यूज़र है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या रहता है? रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जिसके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, डैट इज़ कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्म एंड कैश फ्लो ऑफ एंटिटी टू यूज़र इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो ऑफ एंटिटी यूज़र को दिखाना, जिसका यूज़ करके यूज़र इकोनॉमिक डिसीजन ले सके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट आते हैं। बट इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, स्टेटमेंट बाय चेयरमैन का जितना भी स्टेटमेंट है वो भी नहीं आता, और मैनेजमेंट की डिस्कशन जितनी भी हुए वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती। उसके बाद अंडरलाइंग एजम्पशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से एजम्पशन है? कंसिस्टेंसी, एक्रूवल बेसिस एंड गोइंग कंसिस्टेंसी, एक बार अप्लाई हुआ है वो कंटिन्यू अप्लाई रहेगा फ्यूचर के लिए। एक्रूवल बेसिस, अकाउंटिंग हम एक्रूवल बेसिस पे करते हैं एक्सेप्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट की। गोइंग कंसर्न में एंटिटी, हम एंटिटी का बिजनेस का फ्यूचर के लिए भी चलते रहेगा, इसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं होगा तो एंटिटी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस एंड कंसिस्टेंसी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, कंपेरेबिलिटी। उसके बाद सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब सब्सटेंस मतलब एक्चुअल हैपनिंग, एंड फॉर्म मतलब लीगल डॉक्यूमेंट। जो भी हम इस अकाउंटिंग इस हिसाब से करते हैं कि जो एक्चुअल में हो रहा है उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं, ना कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल मतलब
for accounting treatment the substance and economic reality will prevail over the legal form. मतलब जो भी इकोनॉमिक रियलिटी है उसको हम प्रिवेल करेंगे, मतलब उसको हम प्रेफरेंस देंगे रादर देन जो लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को घर बेचा और मिस्टर वाई ने पेमेंट भी कर दिया, बट उसकी लीगल डॉक्यूमेंट लीगल फॉर्मेलिटी पेंडिंग है. पर तो हम अकाउंट तो जो घर है हम किसके बुक में ऐसे दिखाएंगे? ऑब्वियसली मिस्टर वाई के बुक में ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर वाई ने पेमेंट करके वो घर परचेस किया है, इसलिए मिस्टर वाई के बुक्स में हम दिखाएंगे रादर देन जो लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है. लीगल डॉक्यूमेंट में मिस्टर एक्स ओनर है, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो मिस्टर वाई ओनर है. देन उसके बाद है मटेरियलिटी रिलेटेड टू द रिलेवेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियलिटी है? अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ओमिशन में स्टेटमेंट से इकोनॉमिक जो यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन में इन्फ्लुएंस होगा, उस इंफॉर्मेशन को हम मटेरियल बोलते हैं. देन contain irrelevant and reliable information. उस contain on relevant and reliable information में timeliness, कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड बैलेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स. टाइमलीनेस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें टाइमलीनेस में ही बनाने पड़ते हैं, अदर देन वो उसकी रिलेवेंस लूज़ हो सकती है. देन कॉस्ट एंड बेनिफिट में मतलब जो जितने भी बेनिफिट है हमारे इंफॉर्मेशन से, ये कभी भी ग्रेटर देन कॉस्ट रहने चाहिए, ना कि लेस देन कॉस्ट. बैलेंस बिटवीन कैरेक्टर्स में मतलब डज नॉट गिव एक्सेसिव इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर. जब फर्दर इकोनॉमिक डिसीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, एंड वो रिलायबल मेजर भी होना चाहिए अमाउंट का, तो उसे तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर को. मेजरमेंट ऑफ इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से मेजरमेंट है जिससे हम एसेट एंड लायबिलिटी मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, या एनआरवी हो सकता है, प्रेजेंट वैल्यू पे भी मेजर कर सकते हैं, या फिर फेयर वैल्यू पर भी मेजर कर सकते हैं. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या रहता है? मतलब जो एक्विजिशन प्राइस रहती है कंपनी के हिसाब से, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है एक्विजिशन ऑफ एसेट वाली, वो रहती है हिस्टोरिकल कॉस्ट. करंट कॉस्ट क्या रहते हैं? जो कंपनी के हिसाब से, मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में जो करंट वैल्यू दिख रही है वो करंट कॉस्ट रहती है. और एनआरवी में क्या रहता है कि एनआरवी में कंपनी के हिसाब से जो भी सेलिंग प्राइस हो सकती है एसेट की, उसे हम एनआरवी वैल्यू बोलते हैं. और प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो फ्यूचर वैल्यू का डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, उसे हम डिस्काउंटेड वैल्यू है उसे हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं. मतलब फ्यूचर कैश फ्लो का डिस्काउंटेड वैल्यू, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं. एंड फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, डैट मीन्स सेलिंग प्राइस इन मार्केट. मतलब जनरली हम मार्केट में जाएंगे तो एसेट की क्या वैल्यू होंगी, वो फेयर वैल्यू रहती है, डैट इज़ मार्केट वैल्यू. उसके बाद है कैपिटल मेंटेनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. में कैपिटल रेफर टू द नेट एसेट ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस मस्ट इंश्योर दैट रिटेन प्रॉफिट नॉट नेगेटिव. मतलब बिजनेस को इंश्योर करना चाहिए कि रिटेन प्रॉफिट ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल रिटेन प्रॉफिट में क्या आता है? रिटेन प्रॉफिट में नेट क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल लेस करके जो भी कैपिटल इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट है वो भी लेस करने के बाद जो भी बचता है उसे हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं. बट नेट क्लोजिंग कैपिटल में क्या आता है? जो अपना नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल है उसमें से ड्राइंग लेस करके डिविडेंड भी लेस करने के बाद जो बचता है उसे हम नेट क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं. उस एंड कैपिटल मेंटेनेंस के थ्री टाइप से हम कैपिटल मेंटेनेंस कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप है फाइनेंस कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. सेकंड है फाइनेंस कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेसिंग पावर. थर्ड टाइप है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट कॉस्ट. फाइनेंस कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो भी
नेट क्लोजिंग, जो भी नेट क्लोजिंग कैपिटल है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला, उसमें से ओपनिंग कैपिटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस कर देने का, सिंपली क्लोजिंग से ओपनिंग लेस करने का जो भी बचा वो रिटेन प्रॉफिट रहता है। एंड फाइनेंस कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेसिंग पावर, मतलब अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि प्रिपेयर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट एट यूजिंग एवरेज प्राइस इंडेक्स, समझ लेना कि वो करंट परचेसिंग पावर वाला है। उसमें हम क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल को करंट परचेस एवरेज प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में करंट कॉस्ट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ये करंट कॉस्ट के हिसाब से होता है। ये भी सिंपली ओपनिंग लेस क्लोजिंग के हिसाब से रहता है, और एक और एक वैल्यू ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू दी जाती है, उससे हम ओपनिंग कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर इस टाइप कैपिटल मेंटेनेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जितने क्लोजिंग कैपिटल को इस हिसाब से मींस को क्लोजिंग लेस ड्राइंग लेस डिविडेंड के हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर दिया तो क्लोजिंग कैपिटल तो तीनों सिचुएशन तीनों टाइप के आंसर में सेम रहेगा। बट सिर्फ हमें इन तीनों टाइप के आंसर में ओपनिंग कैपिटल को चेंजेस करना है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल को चेंजेस करके हर सिचुएशन में आंसर लाने का है। थैंक यू।